पाकिस्तान की सड़कों पर पिछले 2 सालों से एक नया खौफ दौड़ रहा है। ये खौफ किसी मिसाइल का नहीं है, ये किसी सर्जिकल स्ट्राइक का भी नहीं है। ये खौफ है नामालूम अफराद यानी कि अननोन गनमैन्स का। कराची की भीड़ भाड़ वाली सड़क हो, लाहौर की वीआईपी कॉलोनी हो या सियालकोट की कोई मस्जिद हो, एक अजीब सा पैटर्न देखा जा रहा है। एक बाइक आती है, उस पर 2 लोग हेलमेट पहनकर बैठे होते हैं। वो रुकते हैं, एक स्पेसिफिक टारगेट को गोली मारते हैं और भीड़ में से गायब हो जाते हैं। कोई सबूत नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, और सबसे बड़ी बात, मरने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वो होता है जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर था। दुनिया इसे गैंग वॉर कह रही है, पाकिस्तान इसे रॉ की साजिश कह रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस कम्युनिटी इसे एक नए नाम से जानती है, ऑपरेशन एक्स फाइल्स। आज के इस वीडियो में हम इस ऑपरेशन की हर एक लेयर को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने बिना सरहद पार किए, बिना अपना कोई फौजी भेजे, पाकिस्तान के सेफ हेवन के कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए खत्म कर दी। ये कहानी कोई बदले की नहीं है, ये कहानी है डॉक्ट्रिनल शिफ्ट। मरने वाला कौन है? सबसे पहले डेटा को देखिए। इसे इंटेलिजेंस में हम कहते हैं वंस इज एन इंसिडेंट, ट्वाइस इज अ कोइंसिडेंस, थ्राइस इज अ पैटर्न। लेकिन यहाँ तो पूरी लिस्ट है, जरा इन नामों पर गौर कीजिए। जहूर मिस्त्री, वो आतंकी जिसने IC-814 प्लेन को हाईजैक किया था। वो कराची में फर्नीचर की दुकान पर काम कर रहा था, उसे दुकान के अंदर घुसकर मार दिया गया। लाल मोहम्मद, ISI का वो एसेट जो भारत में जाली नोट यानी कि फेक करेंसी को सप्लाई करता था। परमजीत सिंह पंजवड़, खालिस्तानी कमांडो फोर्स का चीफ, लाहौर में अपने घर के बाहर टहल रहा था और अचानक कोई आकर उसे गोली मार देता है। शाहिद लतीफ, पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड, सियालकोट की मस्जिद में फजर की नमाज के वक्त उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से उड़ा दिया गया। ये रैंडम लोग नहीं है, ये वो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जिन्हें पाकिस्तान की ISI Z+ सिक्योरिटी देती है। तो सवाल ये है कि ISI के घर में घुसकर ISI के असेट्स को कौन मार रहा है? वेस्टर्न मीडिया, खास करके द गार्जियन ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि ये रॉ के स्लीपर सेल्स हैं। लेकिन अगर एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट की तरह सोचे तो गेम इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हम इसे कहते हैं ऑपरेशनल आउटसोर्सिंग। RNAW के रणनीतिकारों ने सिंपल लॉजिक लगाया। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, वहां हर कोई बिका हुआ है, वहां बेरोजगारी और लोकल गैंग्स चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते। तो भारत ने पाकिस्तान के अंदर अपने एजेंट भेजने का रिस्क क्यों ले? क्यों ना पाकिस्तान के अंदर मौजूद क्रिमिनल सिंडिकेट्स और नाराज गुटों को ही वेपनाइज कर दिया जाए। सोचिए, लश्कर तैयबा का एक लोकल कमांडर पैसों के लिए जैशे मोहम्मद के लोकल कमांडर्स की लोकेशन को लीक कर रहा हो, या कोई लोकल हिटमैन जिसे ये भी नहीं पता कि वो किसे मार रहा है, उसे डार्क वेब के जरिए सुपारी मिल रही हो। तो इसमें भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है? प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। अगर कल को कोई हिटमैन पकड़ा भी जाए तो वो क्या बताएगा? उसे तो ये भी नहीं पता कि ऑर्डर कहाँ से आया, और वो तो यही कहेगा कि लोकल दुश्मनी थी। यही वो इनविजिबल वॉल है जिसे ISI भेद नहीं पा रहा। इस ऑपरेशन का असली मकसद मारना नहीं, असली मकसद है कॉग्निटिव डिसरप्शन करने का। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग आज अपने बंकर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब अपने ही बॉडीगार्ड्स पर शक हो रहा है। अननोन गनमैन उनके दिमाग में ये बात बैठा दी है कि यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। पहले वो सोचते थे कि भारत में बम धमाका करो और पाकिस्तान भाग जाओ, वहां हम सेफ हैं। अब वो सेफ जोन ही उनका किलिंग जोन बन गया है। इसे अब इंटेलिजेंस की भाषा में राइजिंग द कॉस्ट ऑफ टेरर कहते हैं। अब ISI को एक आतंकवादी को जिंदा रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे 24 घंटे सुरक्षा चाहिए, और पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत आप जानते हैं, कोई ये खर्चा उठा नहीं सकता। अब कनेक्ट करते हैं डॉट्स को। ये भारत की ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक बार कहा था, यू कैन नॉट डिफेंड बाय फाइटिंग ऑन योर ओन सोइल, यू हैव टू टेक द वॉर टू द एनिमी। यह नामालूम अफराद उसी डॉक्ट्रिन का ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है। साथ ही यह वेस्ट को एक सिग्नल भी है कि जब कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर मारा गया तो 5 आइज अलायंस ने शोर मचाया। लेकिन भारत का मैसेज क्लियर था, अगर आप अपनी जमीन से भारत विरोधी गतिविधियां नहीं रोकेंगे तो अननोन गनमैन की ज्योग्राफी सीमित नहीं है। ये ग्लोबल मैसेजिंग थी कि भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है जो केवल डोजियर सौंपेगा। अब हम फाइल क्लोज करने में विश्वास रखते हैं। यह हिडन फैक्टर जो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है,
पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वहाँ लॉयल्टी सस्ती हो गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती है कि एक हाई प्रोफाइल टारगेट को एलिमिनेट करने का खर्च अब एक सर्जिकल स्ट्राइक के खर्चे से 1% के बराबर है। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी को अपना हथियार बना लिया है। जिस देश में लोग आटे के लिए लाइन में खड़े हो वहाँ इन्फॉर्मर बनना बहुत आसान है। अंत में नामालूम अफराद कौन है? क्या वो रॉ के एजेंट हैं? क्या वो लोकल गैंग्स हैं? या क्या वो कोई आईएसआई के अंदर की आपसी लड़ाई है? सच्चाई यह है कि सवाल ही गलत है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ट्रिगर किसने दबाया है, इम्पोर्टेंट ये है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। और आज रिमोट कंट्रोल न्यू दिल्ली के हाथ में है। पाकिस्तान के आतंकी अब ये समझ चुके हैं कि उनकी एक्सपायरी डेट अब तय हो चुकी है और जो आईएसआई कल तक उन्हें पालती थी आज वो खुद उन्हें बचाने में नाकाम है। तो अगली बार जब आप खबर सुनते हैं कि कराची में अज्ञात हमलावरों ने किसी कमांडर को ढेर कर दिया तो याद रखिएगा यह कोई इत्तेफाक नहीं है। ये भारत की उस शेडो वॉर का एक और पन्ना है जिसे इतिहास में कभी लिखा नहीं जाएगा, लेकिन जिसे पाकिस्तान कभी भुला नहीं पाएगा।